नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत सरकार असल में काम कैसे करती है? देखिए, चुनाव कराने वाली संस्था से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की योजना बनाने वाली संस्था तक, ये सब एक जैसे नहीं हैं। हर एक का ना अपना एक यूनिक डीएनए होता है, एक तरह का मूल कोड जो उसकी शक्ति, उसकी आज़ादी और यहाँ तक कि वो कितने समय तक चलेगी, ये सब तय करता है। तो आज हम भारतीय शासन के इसी डीएनए को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि शक्ति का ये पूरा ढांचा असल में बना कैसे है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गवर्नेंस की डीएनए से, फिर हम सॉवरेन गार्डियंस यानी संवैधानिक निकायों को जानेंगे, उसके बाद द चिल्ड्रन ऑफ लॉ यानी वैधानिक निकायों को, और फिर द गवर्नमेंट्स आर्म्स यानी कार्यकारी निकायों को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये पूरी हायरार्की कैसे काम करती है और क्या ये वक्त के साथ बदल भी सकती है। तो हमारा पहला सेक्शन है द डीएनए ऑफ गवर्नेंस। यहां हम सबसे बुनियादी सवाल का जवाब खोजेंगे। सरकारी संस्थाओं को उनकी शक्ति, उनका पावर मिलता कहां से है? और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने कहा, सभी सरकारी संस्थाएं एक बराबर नहीं होतीं। उनका जन्म या उनकी उत्पत्ति ही उनकी असली ताकत और आज़ादी को तय करती है। तो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, सरकार काम कैसे करती है और क्या इसकी सभी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस एक जितने पावरफुल हैं? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ संस्थाएं तो नींव के पत्थर की तरह होती हैं जो पूरे ढांचे को थामे रखती हैं, जबकि कुछ दूसरी संस्थाएं रोजमर्रा के काम के लिए बनाए गए औजारों की तरह हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। चलिए इन अलग अलग लेवल्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शासन के इस पिरामिड की बिल्कुल नींव से, सबसे मजबूत हिस्से से शुरू करते हैं। ये हैं सबसे शक्तिशाली और स्थायी संस्थाएं जिन्हें हम सॉवरेन गार्डियंस कह सकते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक ढांचे के कह सकते हैं कि टाइटन्स है। हमारा पहला टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसे हिंदी में कहते हैं संवैधानिक निकाय। अब देखिए, नाम से ही बिल्कुल साफ है ना? ये एक ऐसी संस्था है जिसे अपनी शक्ति और अधिकार सीधे, डायरेक्टली भारत के संविधान से मिलते हैं। इसे किसी आम कानून से नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है। आइए इनकी कुछ खासियतों को समझते हैं। इनकी शक्ति का सोर्स, जैसा मैंने बताया, संविधान के स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं। और इनके पीछे की सोच या कह लीजिए फिलॉसफी ये है कि लोकतंत्र के कुछ बेहद ज़रूरी कामों को, जैसे चुनाव कराना, सरकारी खर्चों का हिसाब रखना, इनको राजनैतिक असर से बिल्कुल दूर, बिल्कुल आज़ाद रखा जाए। और जहाँ तक इनके स्थायित्व यानी परमानेंस की बात है, तो ये अविश्वसनीय रूप से रिजिड हैं। मतलब इन्हें बदलना या हटाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए संसद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अगर कुछ ठोस उदाहरण देखें तो इसमें शामिल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 के तहत आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी आर्टिकल 148 के तहत, और फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के तहत आता है। ये सच में हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। ये बात इन निकायों के गहरे मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का मतलब ही है चेक एंड बैलेंस, यानी नियंत्रण और संतुलन। जैसे इलेक्शन कमीशन राजनीतिक शक्ति पर लगाम लगाता है, तो वहीं सीएजी देश की वित्तीय शक्ति यानी पैसों के लेन देन पर नजर रखता है। एक तरह से ये सरकार के इंजन पर ब्रेक की तरह काम करते हैं, ताकि वो हमेशा सही दिशा में और सही स्पीड से चले। अच्छा, अब पिरामिड की अगली परत पर चलते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें विधायिका ने यानी हमारी संसद ने नई नई चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया है। हम इन्हें द चिल्ड्रन ऑफ लॉ यानी कानून की संतानें कह सकते हैं। हमारा अगला टर्म है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे हिंदी में वैधानिक निकाय कहते हैं। स्टैट्यूट शब्द का सीधा सा मतलब है एक लिखा हुआ कानून। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसे संसद या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पास किए गए एक खास एक्ट या कानून से बनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जिक्र सीधे संविधान में नहीं होता। इनकी मुख्य विशेषताओं पर गौर करें। इनकी शक्ति का स्रोत संसद का बनाया हुआ एक एक्ट है। इनके पीछे की फिलॉसफी समाज की उन नई जरूरतों को पूरा करना है, जैसे मानवाधिकार या सूचना का अधिकार, जिनकी कल्पना शायद संविधान निर्माताओं ने उस वक्त नहीं की होगी। और हाँ, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हें बनाने वाले मूल एक्ट में बदलाव करके इन्हें भी बदला जा सकता है। ये संवैधानिक निकायों की तरह पत्थर की लकीर नहीं होते। इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी और लोकपाल
ये सभी संस्थाएं बहुत ही खास आधुनिक मुद्दों को देखने के लिए बनाई गई हैं और हर एक को बनाने के लिए संसद ने एक अलग कानून पास किया था। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर, जहां संस्थाएं सरकार की सीधी इच्छा से बनती हैं। ये हैं द गवर्नमेंट्स आर्म्स, जो सरकार के एजेंडे को जमीन पर लागू करती हैं। हमारा अगला टर्म है एग्जीक्यूटिव बॉडी, या हिंदी में कार्यकारी निकाय। ये एक ऐसी संस्था है जिसे बस एक सरकारी आदेश या कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन से बना दिया जाता है। मतलब इसे बनाने के लिए संसद में कोई कानून पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकी विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। शक्ति का सोर्स है एग्जीक्यूटिव, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, और इनके पीछे की सोच है किसी नीति या विजन को बहुत तेजी से लागू करना। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, ये सबसे कम सुरक्षित होते हैं। मतलब एक नई सरकार सिर्फ एक नए आदेश से इन्हें खत्म कर सकती है या पूरी तरह से बदल सकती है। तो यहाँ स्पीड तो है, पर स्टेबिलिटी नहीं है। इसके जाने माने उदाहरणों में शामिल हैं नीति आयोग, जिसने पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ली, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सभी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की सीधे साधन है। तो अब तक हमने इन तीनों तरह के निकायों को अलग अलग करके समझ लिया है। तो चलिए अब इन सभी को एक साथ रखकर इनकी तुलना करते हैं, ताकि ये पूरी हायरार्की और भी ज्यादा साफ हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये टेबल इन तीनों के बीच के अंतर को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिन, यानी इनका जन्म कहां से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सीधे संविधान से आते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज संसद के एक्ट से, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज कैबिनेट के आदेश से। अगला है स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरी तरह से आज़ाद हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज का कानून के तहत एक लीगल स्टेटस है, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज सरकार की एक एजेंसी की तरह काम करते हैं। और आखिर में मॉडिफिकेशन, यानी बदलाव। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बदलना बहुत मुश्किल है, स्टैट्यूटरी बॉडीज को बदलना थोड़ा मुश्किल है, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को बदलना बहुत ही आसान है। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है, क्या कोई संस्था शक्ति की इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकती है? मतलब क्या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन सकता है, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक दर्जा पा सकता है? इसका जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है। यह हायरार्की कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी का मामला। देखिए 1993 में इसे एक एक्ट के जरिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया था, लेकिन फिर 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे एलिवेट करके, मतलब ऊपर उठाकर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और संविधान में एक नया आर्टिकल 338B जोड़ा गया। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक संस्था को और ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। भारत जैसे तेजी से बदलते देश के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल मॉडल सबसे अच्छा है? क्या एक कठोर और स्थायी मॉडल बेहतर है जो स्थिरता देता है, या फिर एक लचीला और तेज मॉडल जो तुरंत एक्शन लेने की आज़ादी देता है? इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन इस संरचना को समझने के बाद शासन से जुड़ी बहसों को आप एक नई नज़र से देख पाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। तो कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मतलब अरबों लोगों का देश, अपने चुनाव आखिर कराता कैसे है? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको मुमकिन बनाने वाली संस्था के बिल्कुल दिल में आज हम उतरने वाले हैं। पिछली कड़ी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की नींव को समझा था, और आज हम उनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था की पड़ताल करेंगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बने रहने की प्रक्रिया में ही हेरफेर कर सकें तो लोकतंत्र मर जाता है। सोच कर देखिए, ये कितना डरावना ख्याल है ना, कि लोकतंत्र की जो नींव है यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसे वही लोग कमजोर कर दें जिनके हाथ में उसे बचाने की जिम्मेदारी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप जानते हैं, इस खतरे को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने महसूस किया कि चुनाव के इस खेल में एक ऐसे रेफरी की जरूरत है जो किसी भी टीम, किसी भी खिलाड़ी के असर से बिल्कुल आजाद हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। और बस इसीलिए सरकार और चुनावी प्रक्रिया के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी की गई जिसे कोई पार न कर सके। देखिए, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक फायरवॉल है। एक ऐसी फायरवॉल जिसे इलेक्टोरल प्रोसेस की पवित्रता को बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यही फायरवॉल है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ECI भी कहते हैं।
तो इस बड़े और ज़रूरी विषय को हम समझेंगे कैसे? हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? फिर ये बना कैसे है, इसके अंदर है क्या? तीसरा, वो क्या चीज़ है जो इसे पॉलिटिकल प्रेशर से बचाती है? और आखिर में इसकी शक्तियां क्या हैं, ये असल में करता क्या है? तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द प्रेमिस। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें ऐसे किसी संरक्षक की जरूरत ही क्यों है और इसका मूल उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र क्या है। ईसीआई की जो परिभाषा है ना, उसी में इसकी पूरी आत्मा छिपी हुई है। देखिए, ये एक परमानेंट यानी स्थायी संस्था है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कोई एक दिन का इवेंट तो है नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, क्योंकि इसे हर तरह के राजनीतिक दखल से दूर रहना ही होगा। और सबसे जरूरी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मतलब है कि इसकी शक्ति कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे भारत के संविधान से पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से आती है। ये शब्द सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये ईसीआई की ताकत और उसकी गरिमा की गारंटी है। तो ईसीआई का अधिकार क्षेत्र मतलब इसका ज्यूरिसडिक्शन कहां तक फैला है? जरा इसके स्केल की कल्पना कीजिए। संसद के चुनाव मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें 90 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता होते हैं। फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव, ये सारे के सारे विशाल और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव ईसीआई की ही देखरेख में होते हैं। ओके, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बात आती है हमारे स्थानीय चुनावों की, मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों की, तो मैदान में एक अलग खिलाड़ी होता है। वो चुनाव ईसीआई नहीं कराता, बल्कि एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इतना बड़ा काम है, लेकिन इस विशाल ऑपरेशन के पीछे लोग कौन हैं? चलिए अब जरा आयोग के अंदर झांकते हैं और इसकी बनावट, इसकी एनाटॉमी और ये कैसे समय के साथ बदला है, इसे समझते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1989 से पहले ईसीआई में सिर्फ एक ही सदस्य होता था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1989 में सब कुछ बदल गया। 61st अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया। अब सोचिए, रातों रात करोड़ों नए युवा भारतीय मतदाता बन गए। ये एक तरह की चुनावी सुनामी थी, और इतना बड़ा काम संभालने के लिए एक सदस्य काफी नहीं था। इसीलिए इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी में बदल दिया गया। तो आज की तारीख में कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स यानी ईसीज होते हैं। इसमें जो सीईसी होते हैं वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स की भूमिका निभाते हैं, मतलब वो टीम के लीडर की तरह काम करते हैं। और हाँ, एक ऐतिहासिक तथ्य जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। उन्होंने ही इस महान संस्था की नींव रखी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी महत्वपूर्ण संस्था को उन्हीं लोगों के दबाव से कैसे बचाया जाता है जिनकी किस्मत का फैसला ये करती है? तो जवाब छिपा है इसके संवैधानिक कवच में, इसके आर्मर में। देखिए, ये कवच कई परतों से बना है। पहली परत, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। दूसरी, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो तब तक सुरक्षित रहता है। लेकिन सबसे मजबूत परत है उनका दर्जा और वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बिल्कुल बराबर होता है। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, ये उन्हें देश की सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी के बराबर का दर्जा देता है, जो उनके काम की गंभीरता को दिखाता है। और ये स्लाइड ये इस कवच के सबसे शानदार डिजाइन को दिखाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, आप समझिए, लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्हें राष्ट्रपति हटा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीईसी की सिफारिश पर। ये जो डिजाइन है ना, ये सीईसी को एक ढाल बना देता है, जो पूरी टीम को किसी भी राजनीतिक दबाव से बचाता है और ये पक्का करता है कि वो बिना किसी डर के काम कर सकें। ऑलराइट, तो अब तक हम जान चुके हैं कि कमीशन क्या है, ये कैसे बना है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए अब इस पहेली के आखिरी टुकड़े पर ध्यान देते हैं। ये असल में करता क्या है और इसकी ये सारी शक्ति आखिर आती कहां से है? ईसीआई की शक्तियों को हम मोटे तौर पर 3 खंभों पर खड़ा देख सकते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक।
चुनाव की तारीखें तय करना, करोड़ों लोगों के लिए पोलिंग बूथ का इंतजाम करना, ये सब इसी में आता है। दूसरा है एडवाइजरी यानी सलाहकारी। जब किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का मामला आता है तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है। और तीसरा क्वासी जुडिशियल यानी अर्धन्यायिक। इसका मतलब है कि जब राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा होता है तो ईसीआई एक जज की तरह यह फैसला करता है कि पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा। ये हमने हाल के कुछ मामलों में देखा भी है। और इन सभी शक्तियों की जड़, इनका सोर्स कोड संविधान के पार्ट 15 में है। आर्टिकल 324 तो समझिए इसका दिल है, जो इसे चुनावों के संचालन का पूरा नियंत्रण देता है। आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 लोकतंत्र की आत्मा है। ये पक्का करते हैं कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार मिले। और बाकी आर्टिकल्स जैसे 327, 328 और 329 एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो ईसीआई को बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम करने की आज़ादी देता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। बैलेट बॉक्स सुरक्षित है। लेकिन एक बार जब कोई सत्ता में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? कौन ये सुनिश्चित करता है कि सरकार खुद निष्पक्ष और सही तरीके से काम करे? ये सवाल हमें भारत की शासन मशीनरी के बिल्कुल दिल में ले जाता है, जिसे कहते हैं इसका स्टील फ्रेम। और अगली बार हम उसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार। पिछली बार हमने समझा था कि इलेक्शन कमीशन ये कैसे पक्का करता है कि हमारे राजनेता निष्पक्ष तरीके से चुने जाएं। लेकिन राजनेता तो आते जाते रहते हैं, तो फिर देश को असल में चलाता कौन है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना, कि रोजमर्रा का जो सरकारी काम है, जो शासन है, वो कौन चलाता है। इसके लिए तो एक परमानेंट, एक स्टेबल सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो और देश की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाता रहे। और इसी परमानेंट मशीनरी को अक्सर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये वो मजबूत ढांचा है जिस पर देश का शासन टिका है। तो फिर इस स्टील के फ्रेम को बनाने के लिए, इसे मजबूती और ईमानदारी से भरने के लिए हमें एक खास बॉडी की जरूरत पड़ती है। और ये बॉडीज हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस। हमारा संविधान इन्हें एक बहुत ही जरूरी काम सौंपता है। ये सुनिश्चित करना कि अधिकारियों का सिलेक्शन भाई भतीजावाद या किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी योग्यता, उनकी मेरिट के आधार पर हो। यही तो एक असरदार सरकार की असली नींव है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं नेशनल लेवल से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, जिसे हम सब यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ये देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम भर्ती एजेंसी है। यूपीएससी का सबसे बड़ा काम है देश के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए मेरिट बेस्ड भर्ती के एक गार्डियन की तरह काम करना। इसीलिए तो इसे भारत में वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रहरी जो ये देखता है कि सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही देश की सेवा का मौका मिले। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। संविधान यूपीएससी के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के लिए एक शर्त रखता है कि कम से कम आधे मेंबर्स को 10 साल का सरकारी अनुभव होना ही चाहिए। ये नियम ये पक्का करता है कि कमीशन के पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत की भी समझ हो। एक सच्चा वॉचडॉग या प्रहरी बनने के लिए निडर होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब साफ है, इसके मेंबर्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती, तभी तो वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर पाएंगे। इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। खासतौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटरी जांच है ना, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मतलब लगभग नामुमकिन बना देती है। तो असल बात यह है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी को संविधान खुद प्रोटेक्ट करता है, और यही प्रोटेक्शन उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की आज़ादी देता है। चलिए अब नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा देश के अलग अलग राज्यों में कैसे काम करता है। क्योंकि भारत एक फेडरल देश है, तो हमारे यहाँ नेशनल और स्टेट दोनों स्तरों पर पब्लिक सर्विस कमीशंस मौजूद हैं। तो हर राज्य का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी। ये सब एक तरह से यूपीएससी के ही स्टेट लेवल वर्जन्स हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी अंतरों के साथ। और ये स्लाइड उन अंतरों को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक चीज पर यहां खास ध्यान दीजिए, एसपीएससी मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें हटा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट सकते हैं।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोचा समझा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। एक मजेदार सवाल है ना, कि भाई एक राज्य का गवर्नर अपने ही पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटा क्यों नहीं सकता? आखिर नियुक्ति तो वही करते हैं। दरअसल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, एक सुरक्षा कवच। ये एसपीएससी मेंबर्स को लोकल पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है। सोचिए, अगर किसी राज्य सरकार को कोई ईमानदार अफसर पसंद नहीं आ रहा तो वो गवर्नर पर दबाव डालकर उसे हटा नहीं सकती। ये शक्ति केंद्र में प्रेसिडेंट के पास रखने से उनकी आज़ादी और निष्पक्षता दोनों सुरक्षित रहती हैं। एक और खास तरह का कमीशन होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या जेपीएससी। ये तब बनाया जाता है जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलकर ये तय करते हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। यूपीएससी और एसपीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मतलब इनका जिक्र सीधे संविधान में है, ये संविधान का अटूट हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे राज्यों के रिक्वेस्ट पर संसद में एक कानून पास करके बनाया जाता है और जब जरूरत पूरी हो जाए तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। तो हमने कमीशंस के टाइप्स तो देख लिए, अब चलिए जरा उस संवैधानिक कवच पर एक नजर डालते हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाता है। ये टेबल एक तरह से संविधान की रूल बुक का निचोड़ है। हमने अपॉइंटमेंट और रिमूवल पर तो बात कर ली, लेकिन 2 और आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 319 और 322, जो इनकी आज़ादी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये किसी भी तरह के लालच या दबाव की गुंजाइश को ही खत्म कर देते हैं। ये 2 नियम इनकी इंडिपेंडेंस पर, समझिए, एक मजबूत ताला लगा देते हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद ये कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। इससे भविष्य में किसी पद के लालच में नेताओं को खुश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, इनकी सैलरी और खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पर संसद या विधानसभा में कोई वोटिंग नहीं होती। ये उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो अब हमारे पास शासन की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर यानी राजनेता भी है और एक मजबूत इंजन यानी ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसे पब्लिक सर्विस कमीशंस चुनते हैं। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए और क्या चाहिए? अरे भाई, फ्यूल। बिना फ्यूल के तो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी 1 इंच नहीं चल सकती। और सरकार चलाने के लिए वो फ्यूल है पैसा, फाइनेंस। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, देश के खजाने का बंटवारा कैसे होता है? केंद्र और राज्यों के बीच पैसे कौन और किस आधार पर बांटता है? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में, जब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। नमस्कार। तो पिछले विश्लेषण में हमने शासकों को चुनने वाली संस्था यानी इलेक्शन कमीशन और प्रशासकों को चुनने वाली संस्था यूपीएससी की बात की थी। लेकिन उस एक चीज का क्या जिसके बिना कोई भी सरकार, आप कह सकते हैं, सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बनकर रह जाती है? जी हां, पैसा। तो आज भारत के फेडरल सिस्टम में इसी पैसे के मैनेजमेंट की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। असल में पैसा ही वो ईंधन है जिससे सरकार की गाड़ी चलती है। सोचिए, सड़कें बननी हो, अस्पताल चलने हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करनी हो या भविष्य के लिए योजनाएं बनानी हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। यही पैसा सरकार के कामकाज का, आप कह सकते हैं, लाइफ ब्लड है। और यहीं से सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा सवाल खड़ा होता है। भारत जैसे एक फेडरल देश में, जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, ये कैसे तय होगा कि टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से किसके हिस्से में कितना जाएगा? वो कौन है जो इस बात को पक्का करे कि ये बंटवारा फेयर हो, यानी निष्पक्ष हो? देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो बड़े बड़े टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, वो तो केंद्र सरकार वसूलती है। लेकिन जनता से जुड़े जो सबसे भारी खर्चे हैं, जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, इन सबकी जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर होती है। अब अगर पैसे के इस बंटवारे को सिर्फ राजनीतिक मोलभाव पर छोड़ दिया जाता तो शायद पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर की सोची और इस खेल को सही से चलाने के लिए कुछ निष्पक्ष अंपायर बनाए। तो चलिए, अब इस व्यवस्था में और गहराई से उतरते हैं और मिलते हैं हमारे पहले और सबसे पुराने वित्तीय अंपायर से, द फाइनेंस कमीशन। तो ये फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग आखिर है क्या? देखिए, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसे अपनी शक्ति सीधे संविधान से मिलती है। इसका नेचर क्वाजी जुडिशियल है,
इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कुछ कुछ अदालती शक्तियां तो हैं, जैसे कि सबूत इकट्ठा करना या गवाहों को बुलाना, लेकिन ये पूरी तरह से एक कोर्ट नहीं है। इसका काम सिर्फ सिफारिशें देना है, कोई फैसला सुनाना नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। राष्ट्रपति इसे हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी बनाते हैं। इसकी बनावट को देखिए, हर क्वालिफिकेशन के पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा है। एक चेयरमैन जिन्हें पब्लिक अफेयर्स का लंबा अनुभव हो ताकि वो देश की बड़ी तस्वीर को समझ सकें। एक सदस्य ऐसा हो जो हाई कोर्ट जज की योग्यता रखता हो ताकि कानूनी बारीकियों पर मजबूत पकड़ रहें। एक सदस्य जिसे सरकारी फाइनेंस और अकाउंट्स की गहरी समझ हो। एक और सदस्य जिसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो। और 5वें, एक ऐसे सदस्य जिन्हें इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान हो। मतलब ये एक ऐसी एक्सपर्ट टीम है जो प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल भी, ताकि जो भी सिफारिशें हों वो ज़मीनी हकीकत पर आधारित हो। तो इसका मुख्य काम क्या है? ये 2 आर्टिकल्स में बटा हुआ है। आर्टिकल 280 के तहत कमीशन राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। पहली सिफारिश है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर, मतलब टैक्स से आए कुल पैसे में से केंद्र और सभी राज्यों को मिलाकर कितना कितना मिलेगा। दूसरी सिफारिश है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी राज्यों को जो कुल हिस्सा मिला वो अलग अलग राज्यों में आपस में किस फॉर्मूले पर बटेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 281, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य है कि वो इन सिफारिशों को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों के सामने रखें। इस संस्था का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। 1951 में जो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बना, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगर हाल के वर्षों को देखें तो 14वें कमीशन के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, 15वें के एन.के. सिंह, और जो अभी 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसकी अध्यक्षता जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। ये नाम खुद बताते हैं कि देश के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते आए हैं। चलिए अब अपने दूसरे अंपायर की तरफ बढ़ते हैं। अगर फाइनेंस कमीशन पैसे के बंटवारे का खेल संभालता है तो हमारा दूसरा अंपायर, आप कह सकते हैं, खेल के नियम ही बनाता है, मतलब टैक्स की नीतियां तय करता है। ये एक अपेक्षाकृत नई संस्था है, द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इसे संविधान में 101वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त संवैधानिक मंच है जिसका जन्म 2016 में भारत के अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के साथ हुआ था। इसकी बनावट कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, एक ऐसी टेबल जिसके अध्यक्ष देश के वित्त मंत्री हैं और सदस्य के तौर पर देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री बैठे हैं। यहाँ हर फैसला केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होता है। ये वाकई में भारतीय संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण नेगोशिएशन टेबल है। इसका मुख्य काम जीएसटी से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर सिफारिशें देना है, जैसे कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, यानी टैक्स रेट्स क्या होंगी, किन चीजों या सेवाओं को टैक्स से छूट मिलेगी और वो क्या सीमा होगी जिसके बाद किसी कारोबार को जीएसटी देना जरूरी होगा। संक्षेप में कहे तो जीएसटी से जुड़ा लगभग हर छोटा बड़ा नियम यहीं तय होता है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह साफ कर दिया है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें संसद या राज्यों की विधानसभाओं पर बाइंडिंग यानी बाध्यकारी नहीं हैं। अब यह जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का संतुलन बनाए रखता है। ये पक्का करता है कि टैक्स लगाने की जो आखिरी शक्ति है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही रहे, ना कि किसी एक कमेटी के पास। ये सहकारी संघवाद की आत्मा है, जहां सलाह मशवरा तो होता है लेकिन आदेश नहीं दिया जाता। तो अब जब हम इन दोनों अंपायरों के बारे में विस्तार से जान चुके हैं तो चलिए उनकी एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि उनकी भूमिकाएं शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएं। ये स्लाइड दोनों के फर्क को बहुत ही अच्छे से समझाती है। फाइनेंस कमीशन का फोकस है शेयरिंग द पाई, यानी जो टैक्स का केक इकट्ठा हुआ है उसे बांटना, और ये एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसमें अर्थशास्त्री और जानकार होते हैं। दूसरी तरफ है जीएसटी काउंसिल, जिसका काम है बेकिंग द पाई, यानी ये तय करना कि केक बनेगा कैसे और कितना बड़ा बनेगा, मतलब टैक्स लगेगा कितना और कैसे। ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां केंद्र और राज्यों के मंत्री मिलकर फैसले लेते हैं। और हाँ, फाइनेंस कमीशन एक एड हॉक बॉडी है जो हर 5 साल में बनती है, जबकि जीएसटी काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है। तो हमने 2 अंपायरों को देखा, एक केक बनाता है, दूसरा उसे सही तरीके से बांटता है।
सुनने में तो ये सिस्टम एकदम कमाल का लगता है ना? पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है। तो संक्षेप में जीएसटी काउंसिल टैक्स के नियम बनाने में मदद करती है और फाइनेंस कमीशन उस पैसे को बांटने का रास्ता सुझाता है। ये सिस्टम कागज पर तो बहुत मजबूत और फुल प्रूफ दिखता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही तरीके से और सही जगह पर ही किया? सरकार के खर्च की रसीदें कौन जांचता है? अगर सरकार ये कहती है कि एक पुल को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो इस बात की जांच कौन करेगा कि वाकई में 100 करोड़ ही लगे, 80 करोड़ नहीं? इसका हिसाब कौन रखेगा? आखिर भारत में वो सर्वोच्च ऑडिटर कौन है जिसके पास प्रधानमंत्री के दफ्तर से हुए खर्चों पर भी सवाल उठाने की शक्ति है? कौन है वो जो जनता के दिए हुए टैक्स के एक एक पैसे का असली रखवाला है? इस बड़े सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो टैक्स देते हैं उस पैसे का हमारे आपके एक एक रुपए का आखिर होता क्या है? आज हम उस संस्था के बारे में जानेंगे जो हमारे दिए हुए पैसे की रखवाली करती है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG। तो याद है हमने पिछले कुछ हिस्सों में देखा था कि जीएसटी काउंसिल के जरिए पैसा कैसे जमा होता है और फिर फाइनेंस कमीशन उसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटता है। तो ठीक है, पैसा सिस्टम में तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या होता है? और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब पैसा सरकार के खजाने में पहुंच जाता है तो इस बात पर नजर कौन रखता है कि वो सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं? कौन ये पक्का करता है कि जो पैसा पुल बनाने के लिए था उससे कहीं मंत्रियों की लग्जरी गाड़ियां तो नहीं खरीदी जा रही? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो उस सवाल का जवाब है एक बहुत ही शक्तिशाली पद, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे हम सब शॉर्ट में CAG के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस पद की अहमियत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने CAG को भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पैसों का हिसाब किताब रखने वाला कोई न हो तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि CAG ही है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी जनता के पैसे का असली संरक्षक। सोचिए, ये भारत की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, यानी ऑडिट करने वाली सबसे बड़ी संस्था। जैसे घर का कोई बड़ा पूरे घर के बजट पर नजर रखता है, ठीक वैसे ही CAG पूरे देश के खर्चे पर नजर रखता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये चेक करती है कि सरकार जो कानून बना रही है वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। ठीक उसी तरह CAG ये चेक करता है कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो वित्तीय नियमों और कानूनों के हिसाब से सही है या नहीं। ये लोकतंत्र का एक बेहद जरूरी चेक एंड बैलेंस है। एक और दिलचस्प बात यह है कि CAG कोई कमेटी या कमीशन नहीं होती। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब एक अकेला व्यक्ति, अ सिंगल इंडिविजुअल पूरे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चलाता है। ये पूरा डिपार्टमेंट देश भर में ऑडिट का काम देखता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फैसले तेजी से और बिना किसी कंफ्यूजन के लिए जा सकें। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई उसी सरकार का ऑडिट कर रहा है जो पावर में है, तो क्या उस पर राजनीतिक दबाव का खतरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने CAG को एक शील्ड ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की एक ऐसी ढाल दी है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। आइए देखते हैं ये ढाल काम कैसे करती है। ये स्वतंत्रता कुछ बहुत मजबूत प्रावधानों पर टिकी है। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कार्यकाल की सुरक्षा। CAG की नियुक्ति 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो उसके लिए होती है। उन्हें हटाना वो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए वैसी ही प्रक्रिया चाहिए जैसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, रिटायरमेंट के बाद वो सरकार में कोई और पद नहीं ले सकते। इससे भविष्य में किसी भी तरह के लालच या पक्षपात की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाए जाने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, यानी एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करना होता है।
ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है ताकि सीएजी बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सके। इन सभी सुरक्षा उपायों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सीएजी की जवाबदेही उस वक्त की सरकार के लिए नहीं बल्कि भारत के संविधान के लिए हो। वो किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को जवाब नहीं देते, वो सीधे भारत की जनता और संविधान को जवाब देते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि सीएजी कौन है और वो इतना स्वतंत्र क्यों है, लेकिन सवाल ये है कि वो असल में काम कैसे करते हैं। कैसे एक ऑडिट रिपोर्ट संसद में असली जवाबदेही का रूप ले लेती है। चलिए इस अकाउंटेबिलिटी लूप को समझते हैं। सबसे पहले इनके काम का दायरा देखिए। जैसा कि ये डोनट चार्ट दिखा रहा है, सीएजी का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का ही ऑडिट नहीं करते, बल्कि देश की सभी राज्य सरकारों का भी ऑडिट करते हैं। वो हमारे पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक ही ऑडिटर है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, द जर्नी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, ये लोकतंत्र को एक्शन में दिखाती है। सबसे पहले सीएजी ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। फिर ये रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है। वहां से ये रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। इसके बाद एक बहुत शक्तिशाली समिति, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी या पैक, इस रिपोर्ट की जांच करती है। और इस सबसे जरूरी स्टेज पर सीएजी उस कमिटी के लिए एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड यानी एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह काम करता है, ताकि वो वित्तीय बारीकियों को समझ सकें। अच्छा, तो ये सारी शक्ति और ये पूरी प्रक्रिया ये आती कहाँ से है? ये सीधे हमारे संविधान से आती है। खास तौर पर 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सीएजी के लिए अ रूल बुक यानी नियमों की किताब की तरह काम करते हैं। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। आर्टिकल 148 इस पद को बनाता है और उसकी स्वतंत्रता को पक्का करता है। आर्टिकल 149 उन्हें उनके कर्तव्य और शक्तियां देता है, मतलब उन्हें क्या ऑडिट करना है। आर्टिकल 150 उन्हें ये तय करने की शक्ति देता है कि सरकारी खाते कैसे रखे जाने चाहिए। और आखिर में आर्टिकल 151 ये सुनिश्चित करता है कि उनकी रिपोर्ट संसद तक जरूर पहुंचे, जिससे जवाबदेही का चक्र पूरा हो। तो हमने पैसे के आने जाने से लेकर जनता के प्रति जवाबदेही तक का पूरा सफर देख लिया है। अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक शासन की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठती है। अगर हम पिछले कुछ हिस्सों को एक साथ रखकर देखें तो हमें राज्य को चलाने वाले मजबूत स्तंभ नजर आते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक काबिल और निष्पक्ष नौकरशाही के लिए द यूपीएससी, और अब वित्तीय ईमानदारी के लिए द सीएजी। ये वो इंजन हैं जो हमारे लोकतंत्र की गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीनरी ही काफी है? भारत जैसे विशाल और विविध देश में संविधान का मकसद सिर्फ शासन चलाना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति लाना भी है। तो हमारा अगला सवाल ये है, हमारा संविधान अपने सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कैसे करता है? इस बेहद जरूरी सवाल का जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में ढूंढेंगे। पिछले विश्लेषण में हमने देश के फाइनेंसेस को सिक्योर करने की बात की थी। आज हम जानेंगे कि हमारा संविधान देश के लोगों को कैसे सिक्योर करता है। तो चलिए आज उन पावरफुल गार्डियंस के बारे में बात करते हैं जिन्हें सोशल जस्टिस को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है। ये जो पावरफुल आइडिया है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस है। ये हमें बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ खास समुदायों के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ, मतलब जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उसे ठीक करने के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स क्यों बनाए। चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। क्या आप मानेंगे कि आज जो हम इतने बड़े बड़े कमीशंस देखते हैं, उनकी शुरुआत असल में सिर्फ एक अकेले व्यक्ति से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल वर्जन में आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की निगरानी के लिए बस एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर का पद बनाया गया था। सोचिए जरा, इतने बड़े देश के लिए बस एक स्पेशल ऑफिसर। तो सवाल ये है कि वो एक अकेला ऑफिसर आज के इन पावरफुल कमीशंस में तब्दील कैसे हुआ। ये असल में हमारे संविधान के एवोल्यूशन की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। ये टाइमलाइन हमें पूरा सफर दिखाती है। तो सब कुछ शुरू हुआ आर्टिकल 338 के तहत एक अकेले स्पेशल ऑफिसर से, लेकिन बहुत जल्द ये महसूस किया गया कि भाई एक आदमी का दफ्तर इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स काम के लिए काफ़ी नहीं है।
इसलिए 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसके जरिए इस एक ऑफिसर की जगह एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज बना दिया गया। फिर 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक और बहुत ज़रूरी बदलाव किया। देखिए, ये माना गया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुद्दे, उनकी कल्चर, उनकी ज़रूरतें, ये सब काफ़ी अलग हैं। तो एक ही कमीशन दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। इसीलिए कमीशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एनसीएससी और एनसीएसटी। और फिर आखिर में 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए बने नेशनल कमीशन यानी एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ये सोशल जस्टिस की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो इस एवोल्यूशन ने हमें 3 अलग लेकिन समानांतर बॉडीज दी हैं। आप कह सकते हैं सोशल जस्टिस के लिए समर्पित एक त्रिमूर्ति की तरह। अच्छा, ये टेबल देखे, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एनसीएससी है जो आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारों की रक्षा करता है। फिर है एनसीएसटी जो एक नए आर्टिकल 338A के तहत सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर फोकस करता है। और आखिर में एनसीबीसी जिसे आर्टिकल 338B के तहत बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला है। मतलब हर एक का अपना एक मजबूत संवैधानिक आधार है। और मजे की बात यह है कि इन तीनों ही कमीशंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। हर एक में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं। ये यूनिफॉर्मिटी ये सुनिश्चित करती है कि वो सब एक ही स्टैंडर्ड से काम करें। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी मेंबर्स की अपॉइंटमेंट सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है और वो किसी भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर से आज़ाद होकर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये कमीशन सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज नहीं है जो बस रिपोर्ट्स लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनके पास असल पावर क्या है। तो एक सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये आयोग सिर्फ कागजी शेर नहीं है, इनके पास असली ताकत है। ये देश के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं, शपथ पर सबूत ले सकते हैं और सरकारी दफ्तरों से रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह। और इनके काम का दायरा भी बहुत बड़ा है। पहला, ये देखते हैं कि संविधान में दिए गए सेफगार्ड्स ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तीसरा, ये केंद्र और राज्य सरकारों को इन समुदायों के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सलाह भी देते हैं। और हर साल ये इन सेफगार्ड्स के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए बने कमीशन का सफर अपने आप में यूनिक है और ये हमारे संविधान के डेवलपिंग नेचर को भी दिखाता है। ये स्लाइड एनसीबीसी के इस अपग्रेड को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1993 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसे पार्लियामेंट के एक एक्ट यानी एक कानून से बनाया गया हो। लेकिन 2018 में 102वें अमेंडमेंट के जरिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब है कि इसकी पावर अब किसी ऑर्डिनरी लॉ से नहीं बल्कि सीधे डायरेक्टली भारत के संविधान से आ रही है। और इसका नतीजा, ये बॉडी अब कहीं ज्यादा पावरफुल, परमानेंट और इंडिपेंडेंट हो गई है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी सोशल आइडेंटिटी के 3 सबसे बड़े पिलर्स यानी कास्ट एससी, ट्राइब एसटी और क्लास बीसी, इन तीनों के पास अब पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोटेक्टर्स हैं। तो कास्ट, ट्राइब और क्लास ये तीनों तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन भाषा का क्या? एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, वहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इस बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में। नमस्कार। पिछले कुछ मॉड्यूल्स में हमने उन संस्थानों को समझा जो समाज के कुछ वर्गों को सुरक्षा देती हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। लेकिन आज हम सुरक्षा के एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा पहलू जो भारत की आत्मा से जुड़ा है, और वो है भाषा। तो चलिए समझते हैं कि भारत की इस भाषाई विविधता को संविधान कैसे बचाता है। जानते हैं, भारत को अक्सर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लिंग्विस्टिक कॉन्टिनेंट यानी भाषाओं का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। इसी सच्चाई को समझते हुए 1956 में भारत के नक्शे को भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया था। कोशिश ये थी कि एक भाषा बोलने वालों का अपना एक राज्य हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। जब आप भाषा के आधार पर लकीरें खींचते हैं तो उन लोगों का क्या होता है जो उस राज्य की मुख्य भाषा नहीं बोलते?
सोचिए, कर्नाटक में रहने वाले एक मराठी बोलने वाले के बारे में, या असम में रहने वाले बंगाली परिवार के बारे में। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी भाषाई अल्पसंख्यक, और उनके अधिकारों का सवाल भी। तो इस समस्या का हल क्या था? इसके लिए एक नए ऑफिस, एक नए पद को बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पद हमारे 1950 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, इसे बाद में एक बहुत ही खास जरूरत के लिए बनाया गया था। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, 1950 के संविधान में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। फिर आया साल 1956। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से लाखों लोग अपने ही घर में, अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी बन जाएंगे। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इसी सवाल के जवाब में उसी साल 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और संविधान में एक नया आर्टिकल 350B जोड़ दिया गया, जिसने इस स्पेशल ऑफिसर के पद को जन्म दिया। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है क्या? इसका पूरा जवाब हमें आर्टिकल 350B में मिलता है। यही वो आर्टिकल है जो इस स्पेशल ऑफिसर के ऑफिस की नींव रखता है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांककर देखते हैं कि इस ऑफिसर के पास क्या-क्या पावर्स हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, इस ऑफिसर का काम बहुत साफ और पावरफुल है। पहली बात, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? सीधे भारत के राष्ट्रपति। इनका मुख्य मिशन क्या है? ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को मिले संवैधानिक सुरक्षा उपायों से जुड़े हर मामले की जांच करते हैं। मतलब जो अधिकार संविधान ने दिए हैं वो जमीन पर मिल भी रहे हैं या नहीं। फिर ये अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते हैं और साथ ही उसे संबंधित राज्यों के गवर्नर्स को भी भेजते हैं। तो मतलब साफ है, ये एक बहुत ही हाई लेवल और इंडिपेंडेंट पद है। लेकिन अगर आप पूछें कि स्पेशल ऑफिसर का सबसे जरूरी काम क्या है, तो वो है ये पक्का करना कि आर्टिकल 350A सही से लागू हो। अब ये आर्टिकल 350A क्या कहता है? ये कहता है कि हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मतलब शुरुआती स्कूली शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में ही मुहैया कराए। ये बच्चों का एक बहुत बड़ा अधिकार है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और मजबूत है। आप सोचिए, एक 6 साल के बच्चे को आप किसी ऐसी भाषा में सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसे वो जानता ही नहीं। राज्य को पहले उसे उसकी अपनी भाषा, उसकी घर की भाषा में सिखाना चाहिए। यह सिर्फ बेहतर पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि उस बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो ये तो हुई संविधान की बातें। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और देखते हैं कि आज के समय में ये ऑफिस असल में काम कैसे करता है। तो देखिए, ऑफिशियली इस स्पेशल ऑफिसर को कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के नाम से जाना जाता है। इस ऑफिस का हेडक्वार्टर तो है इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में, लेकिन पूरे भारत पर नजर रखने के लिए इनके 3 रीजनल ऑफिस भी हैं। एक है बेलगाम कर्नाटक में, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु में और तीसरा है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये दिखाता है कि ये संस्था सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं बल्कि पूरे देश में जमीनी स्तर पर काम करती है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने अब तक प्रशासन देखने वाली बॉडीज जैसे यूपीएससी को समझा, चुनाव कराने वाली संस्था ईसीआई को देखा, सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाले सीएजी को जाना और सामाजिक न्याय के लिए बने एससी/एसटी कमीशंस को भी समझा। लेकिन अब हम एक बिल्कुल अलग तरह की संवैधानिक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है देश के पहले वकील। देखिए, अब तक हमने जितनी भी संस्थाओं की बात की, उनका मुख्य काम क्या था? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, राइट? लेकिन अब हम जिन पदों के बारे में जानेंगे, उनका काम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि खुद सरकार के लिए है। उनका काम है सरकार को कानूनी सलाह देना और अदालत में सरकार का बचाव करना। ये एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल अंतर है। अच्छा, एक बात सोचिए, सरकार पर तो हर रोज न जाने कितने केस होते हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वहां सरकार का पक्ष कौन रखता है? कौन है सरकार का वकील? प्रधानमंत्री या कैबिनेट को ये कौन बताता है कि कोई नया कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले मॉड्यूल 5.1 में, जहां हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकारों की, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्यों के एडवोकेट जनरल की।
तो हमारी इस सीखने की यात्रा में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। नमस्कार, इंडियन गवर्नेंस पर हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम दो बहुत ही पावरफुल रोल्स को गहराई से समझने वाले हैं। एक वो जो अदालत में सरकार की आवाज बनता है और दूसरा वो जो सरकार पर ही नजर रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट्स और स्टैट्यूटरी वॉचडॉग्स की। चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी एंटिटी पर कोई केस करता है तो अदालत में सरकार का पक्ष कौन रखता है? आखिर सरकार का वकील कौन होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार को आए दिन हजारों कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है। ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि सरकार को एक कानूनी आवाज की जरूरत ही क्यों है। फिर हम इंडिया के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल की पोस्ट्स को जानेंगे। इसके बाद हम इन दोनों लीगल टाइटन्स को कंपेयर करेंगे, उनके टेन्योर से जुड़े प्लेजर डॉक्ट्रिन के पीछे का लॉजिक समझेंगे और आखिर में स्टैट्यूटरी वॉचडॉग्स के एक नए दौर में कदम रखेंगे। तो आखिर सरकार को एक लीगल चैंपियन की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, सरकार कानून बनाती है, नीतियां लागू करती है, दूसरे देशों के साथ समझौते करती है। इन सभी कामों के लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर कोई इन कानूनों या नीतियों को चैलेंज कर दे तो सरकार को अपना बचाव करना पड़ता है। बस यहीं पर सरकार के टॉप लॉ ऑफिसर्स का रोल शुरू होता है। तो चलिए इन लीगल चैंपियंस में से सबसे सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम शॉर्ट में AGI कहेंगे। ये यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लीगल वॉइस हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या AGI है कौन? डेफिनेशन के हिसाब से ये देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। आसान शब्दों में कहें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर यानी मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। कोई भी बड़ा कानूनी मामला हो, सरकार सबसे पहले इन्हीं से सलाह लेती है। आइए अब AGI की पोस्ट के कुछ डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में किया गया है। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन, इन्हें इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें। ये एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है और इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। और यही है वो डीप लॉजिक। जरा सोचिए, AGI को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने सरकार का पक्ष रखना होता है। अब अगर AGI का कानूनी ज्ञान और कद उन जजेस के बराबर का नहीं होगा तो वो सरकार के केस को मजबूती से कैसे पेश कर पाएंगे? इट्स ऑल अबाउट मैचिंग इंटेलेक्चुअल रैंक फॉर रैंक। इसीलिए ये हाई क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब अगर इनके मेन फंक्शंस की बात करें तो AGI सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा सौंपे गए लीगल ड्यूटीज को पूरा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस की एक स्पेशल पावर होती है। इसका मतलब है कि AGI को भारत की किसी भी अदालत में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी केस की सुनवाई में शामिल होने और अपनी बात रखने का अधिकार है। AGI के पास एक और बहुत ही यूनिक पावर है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसके तहत वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल किसी MP की तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, वो वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है उसे क्लियर करते हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या फ़र्क है? देखिए, AGI का पद, जैसा हमने देखा, आर्टिकल 76 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान ने इसे बनाया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल का पद एक स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इनका काम AGI को असिस्ट करना होता है। तो AGI टॉप लॉ ऑफिसर हैं और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स उनकी टीम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। चलिए अब यूनियन लेवल से थोड़ा नीचे उतरते हैं और स्टेट्स की ओर चलते हैं। जैसे सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक उसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक एडवोकेट जनरल होते हैं। ये अपनी स्टेट की सबसे बड़ी लीगल वॉइस होते हैं। एडवोकेट जनरल का पद भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका जिक्र आर्टिकल 165 में है। इन्हें उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और क्वालिफिकेशन, इन्हें हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। एक पैटर्न देख रहे हैं? ये AGI वाले सिस्टम की स्टेट लेवल पर एक मिरर इमेज है।
अब जब हम इन दोनों पोस्ट्स को अलग अलग समझ चुके हैं तो चलिए इन दो लीगल टाइटन्स को आमने सामने रखकर एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये टेबल एजीआई और एडवोकेट जनरल के फर्क को परफेक्टली समराइज करती है। देखिए, स्ट्रक्चर एकदम पैरेलल है। यूनियन लेवल पे आर्टिकल 76 तो स्टेट लेवल पे आर्टिकल 165। यूनियन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्टेट में गवर्नर। एजीआई की रैंक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है तो एडवोकेट जनरल की रैंक हाई कोर्ट जज के। और दोनों का रिमूवल प्लेजर डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, जिसे हम बस अभी समझेंगे। और आखिर में जुरिस्डिक्शन का फर्क है, एजीआई का पूरे देश में और एडवोकेट जनरल का सिर्फ अपने स्टेट के अंदर। हमने अभी टेबल में प्लेजर शब्द का जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि इन लॉ ऑफिसर्स का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, मतलब 5 या 6 साल का कोई तय कार्यकाल नहीं होता। इनका टेन्योर ट्रस्ट पर यानी भरोसे पर टिका होता है। ये एक बहुत ही सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जैक्ट फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो यही है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें बिना किसी वजह के कभी भी हटाया जा सकता है? इसका डीप लॉजिक असल में ट्रस्ट के रिश्ते में छुपा है। इसे एक वकील और उसके क्लाइंट के रिश्ते की तरह समझिए। सरकार क्लाइंट है और एजीआई उसके वकील। अगर क्लाइंट यानी सरकार बदल जाती है तो नई सरकार अक्सर अपना नया वकील चाहती है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। इसीलिए कन्वेंशन यही है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करती है तो एजीआई भी अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। अच्छा, अब तक हमने जिन भी बॉडीज की बात की वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी जिनका जिक्र सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अब हम गवर्नेंस के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज की ओर। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने बाद में जरूरत पड़ने पर कानून बनाकर यानी एक स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट किया। देखिए, 1950 में जब हमारा संविधान बना तो भविष्य में आने वाली हर प्रॉब्लम का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। समय के साथ इंडिया में नई चैलेंजेस सामने आई, जैसे पुलिस ब्रूटैलिटी के मामले, सरकार के कामकाज में सीक्रेसी की समस्या और वाइड स्प्रेड करप्शन। इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम से निपटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकला? प्रोसेस कुछ इस तरह था। सबसे पहले नई प्रॉब्लम सामने आई। इन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था, मतलब कोई सीधा सीधा प्रावधान नहीं था। तब पार्लियामेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके नए कानून बनाए जिन्हें स्टैट्यूट्स कहते हैं। और इन्हीं स्टैट्यूट से जन्म हुआ नए जमाने के प्रहरियों का, अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी वॉचडॉग्स। और इसी के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम इंडियन गवर्नेंस के एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज यानी स्टैट्यूटरी वॉचडॉग्स के दौर में एंटर कर रहे हैं। तो क्या इन नए वॉचडॉग्स में से सबसे पहले और सबसे ज़रूरी वॉचडॉग से मिलने के लिए सब तैयार हैं? एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसे द सेंटिनल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी भी कहा जाता है, यानी मानव गरिमा का संतरी। अगली बार हम इसी पावरफुल बॉडी को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ बनी रहिएगा। पिछले विश्लेषण में हमने लीगल ऑफिसर्स पर बात की थी, लेकिन सोचिए क्या होता है जब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि खुद स्टेट यानी कि राज्य ही आक्रामक हो जाए। अगर सरकार ही किसी नागरिक के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होगा? और यही वो सवाल है जो आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव रखने वाला है। नागरिकों को राज्य से कौन बचाता है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाने कहां जाएं? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस समस्या को कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस हिरासत में किसी को टॉर्चर किया जा रहा है या जेल में कैदियों को खाना देने से मना किया जा रहा है। ये सब सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अब ऐसे हर मामले के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना फ्रैंकली बहुत महंगा और एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो हमें एक खास संस्था की जरूरत थी। और यहीं से जन्म हुआ भारत के ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग का। ये 1990 की बात है, जब इंटरनेशनल प्रेशर और देश की अपनी जरूरतों के चलते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC का गठन किया गया। यहां पर एक बहुत ही जरूरी टर्म आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि NHRC का जिक्र सीधे हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसे पार्लियामेंट के एक कानून के जरिए बनाया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और यही एक चीज है जो इसे एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी एक संवैधानिक निकाय से अलग बनाती है। एनएचआरसी को अक्सर मानवाधिकारों का प्रहरी या वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, और इसका मिशन एकदम साफ: जीवन, आज़ादी, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। ये सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करता है ताकि बिना किसी डर या दबाव के अपनी जांच कर सके। तो ये नेशनल हाई कमांड आखिर है क्या? आइए अब एनएचआरसी के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि इसे काफी शक्तिशाली बनाया गया है। जरा इसकी बनावट देखिए। इसके चेयरपर्सन या तो भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई और रिटायर्ड जज। इनके साथ 5 फुल टाइम सदस्य भी होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकारों के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। मतलब इसके सदस्य न्यायपालिका के टॉप लेवल से आते हैं ताकि इस कमीशन के अधिकार और सम्मान पर कोई सवाल न उठा सके। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। सबसे पहले एक 6 सदस्यों वाली कमेटी नामों की सिफारिश करती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और विपक्ष के नेता जैसे बड़े पद शामिल होते हैं। इसके बाद भारत के प्रेसिडेंट इस कमेटी की सिफारिश पर ही इन्हें नियुक्त करते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को नहीं चुन सकते। और इस पूरी संरचना के पीछे का लॉजिक यही है, न्यूट्रैलिटी यानी निष्पक्षता। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कमीशन निष्पक्ष रहे, सिलेक्शन कमेटी में सरकार और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल किए गए हैं। ये डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि कमीशन किसी भी राजनीतिक दबाव से आजाद रहकर काम कर सके। चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो जाए। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए भी एलिजिबल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेट कमीशंस और एक पहेली की तरफ। देखिए, जैसे सेंटर में एनएचआरसी है, ठीक वैसे ही राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा पेचीदा डिटेल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये है एसएचआरसी अपॉइंटमेंट की पहेली कि अपॉइंट कौन करता है और हटाता कौन है। ये वो एक पॉइंट है जहां एनएचआरसी और एसएचआरसी में एक बहुत बड़ा फर्क है। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। और ये रहा जवाब। एसएचआरसी के चेयरपर्सन और सदस्यों को अपॉइंट तो राज्य के गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के प्रेसिडेंट के पास होता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। गवर्नर उन्हें हटा नहीं सकते। इस सिस्टम के पीछे एक बहुत ही शानदार लॉजिक है, स्वतंत्रता का तर्क। ये सिस्टम राज्य सरकार को एक ऐसे कमीशन को बर्खास्त करने से रोकता है जो शायद उन्हीं की सरकार के खिलाफ जांच कर रहा हो। इससे ये पक्का हो जाता है कि एसएचआरसी राज्य की मशीनरी जैसे कि स्टेट पुलिस के खिलाफ बिना किसी डर के जांच कर सकती है। तो आइए इस पूरी जानकारी को इस टेबल में एक साथ देखते हैं। दोनों एक ही एक्ट के तहत बने हैं। कार्यकाल और दोबारा नियुक्ति के नियम भी एक जैसे हैं। जो सबसे बड़ा अंतर है वो है अपॉइंटमेंट और रिमूवल अथॉरिटी में। एनएचआरसी के लिए प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, लेकिन एसएचआरसी के लिए गवर्नर अपॉइंट करते हैं पर हटाते प्रेसिडेंट हैं। बस यही वो मुख्य अंतर है जिसे याद रखना है। तो हमने देखा कि कैसे एनएचआरसी और एसएचआरसी नागरिकों के शारीरिक सम्मान की रक्षा करते हैं, मतलब वो राज्य की ताकत से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन अधिकारों का दायरा सिर्फ शरीर तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? तो इसके आगे क्या? एनएचआरसी किसी नागरिक के शरीर को बुरे बर्ताव से बचाता है, लेकिन जानने के अधिकार की रक्षा कौन करता है? ये जानने का अधिकार कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसकी हिफाजत कौन करता है? देखिए, दशकों तक सरकार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के पर्दे के पीछे काम करती थी, जिससे सरकारी फाइलें आम जनता से छुपी रहती थीं। लेकिन साल 2005 में एक क्रांति आई। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार आया और इसने फाइलों को जनता के लिए खोल दिया। अब इस नए अधिकार की रक्षा के लिए एक नए प्रहरी की जरूरत थी। और यही हमारी सीरीज का अगला विषय है, पारदर्शिता का शासन, द रिजीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हम एक ऐसी संस्था की पड़ताल करेंगे जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की फाइलें दोबारा बंद ना हो जाएं। तो अगले विश्लेषण में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC पर गहराई से बात करेंगे। ये वो संस्था है जो हम सबके जानने के अधिकार की रक्षा करती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।
पिछले विश्लेषण में हम लोगों ने शारीरिक स्वतंत्रता और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सीमाओं पर बात की थी, लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग तरह की आज़ादी की दुनिया में चल रहे हैं, और वो है सूचना की स्वतंत्रता। एक ऐसी ताकत जो सरकार को सीधे सीधे जवाबदेह बनाती है। कई दशकों तक भारतीय शासन व्यवस्था एक ब्लैक बॉक्स की तरह थी। जरा सोचिए, सारे फैसले बंद दरवाजों के पीछे हो रहे हैं और एक आम नागरिक को कोई अंदाजा ही नहीं है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। ये पूछने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था कि कोई फैसला क्यों लिया गया या उस पर हमारे आपके टैक्स का कितना पैसा खर्च हुआ। सब कुछ एक रहस्य के पर्दे के पीछे था। लेकिन फिर साल 2005 में इस ब्लैक बॉक्स की दीवारें हमेशा के लिए टूट गईं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम एक भूचाल की तरह आया। इसने पूरी की पूरी सोच को, पूरे पैराडाइम को ऑफिशियल सीक्रेसी यानी सरकारी गोपनीयता से बदलकर ओपन ट्रांसपेरेंसी यानी खुली पारदर्शिता में बदल दिया। वो दौर अब खत्म हो रहा था। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ठीक है, सूचना का ये नया इतना शक्तिशाली अधिकार तो मिल गया, लेकिन इसे लागू कौन करवाएगा? अगर कोई अधिकारी बस फाइलें देने से मना कर दे तो फिर एक आम इंसान कहां जाएगा? मतलब एक ऐसी संस्था तो चाहिए थी, एक ऐसा प्रहरी जो ये पक्का करे कि ये कानून सिर्फ कागज पर ही न रह जाए। और इसी सवाल का जवाब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में CIC कहेंगे। ये संस्था सूचना के अधिकार की सबसे बड़ी संरक्षक है और आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु भी यही है। तो CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आसान शब्दों में इसका जन्म सीधे संविधान से नहीं हुआ। इसे संसद द्वारा पास किए गए एक खास कानून से बनाया गया है। जैसे किसी खेल के नियम उसकी रूल बुक से आते हैं, ठीक वैसे ही CIC को अपनी सारी शक्तियां राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से मिलती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सूचना से जुड़े मामलों में CIC अपील की आखिरी अदालत है। मतलब अगर किसी नागरिक को RTI एक्ट के तहत जानकारी देने से मना कर दिया जाता है तो वो आखिर में CIC का ही दरवाजा खटखटा सकता है और CIC का फैसला अंतिम माना जाता है। ये बात इसे नागरिकों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाती है। तो हमने ये तो जान लिया कि CIC क्या है। अब जरा ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए, कमीशन के अंदर की बनावट और इसके कामकाज के कुछ अहम नियमों पर एक नजर डालते हैं। CIC के सदस्यों के कार्यकाल के नियम बहुत ही साफ हैं। 5 साल का कार्यकाल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, मतलब उन्हें दोबारा नियुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनने में एक छोटा सा नियम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? रीअपॉइंटमेंट पर यह रोक क्यों लगाई गई है? इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। सोचिए, अगर किसी कमिश्नर को ये उम्मीद हो कि उसे दूसरा कार्यकाल भी मिल सकता है, तो क्या वो सरकार के खिलाफ कड़े फैसले लेने में हिचकिचाएगा? शायद हाँ। पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाकर ये कानून उन्हें अपने एक ही कार्यकाल में बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की पूरी आज़ादी देता है। ये उनकी स्वतंत्रता की, उनकी इम्पार्शियलिटी की एक तरह से गारंटी है। और जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री हीरालाल समारिया हैं। तो अब जब हम CIC के बनावट को समझ गए हैं, तो चलिए इसकी तुलना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC से करते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले विश्लेषण में विस्तार से बात की थी। ये टेबल दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, NHRC का फोकस मानवाधिकारों के उल्लंघन पर है, मतलब जब कुछ गलत हो चुका होता है। वहीं CIC का फोकस सूचना देने से इनकार करने पर है, जो पारदर्शिता को रोकता है। NHRC में सदस्यों की रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, लेकिन CIC में चीफ के लिए ये नॉट अलाउड है, ताकि संस्था स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और आखिर में उम्र सीमा में भी फर्क है। NHRC के लिए 70 साल और CIC के लिए 65 साल। ये अंतर दिखाते हैं कि दोनों संस्थाओं का मकसद कितना अलग है, भले ही दोनों नागरिकों के अधिकारों की ही रक्षा करती हैं। तो अब हमारे पास पारदर्शिता है। CIC के जरिए सरकारी फाइलों के अंदर झांकने की शक्ति है। लेकिन जब पारदर्शिता आती है ना, तो कभी-कभी कुछ बहुत बेचैन करने वाले सच भी सामने आ जाते हैं। जब ये सरकारी फाइलें खुलती हैं, तो अक्सर कुछ ऐसा मिलता है जिसकी आशंका तो होती है, पर जिसे देखकर हमेशा निराशा होती है।
भ्रष्टाचार, पारदर्शिता अक्सर शासन के सबसे बड़े कैंसर को उजागर कर देती है। जब फाइलें सार्वजनिक होती हैं तो रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और धोखाधड़ी जैसे छिपे हुए सच परत दर परत सामने आते हैं। आरटीआई और सीआईसी इन दोनों ने मिलकर कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में एक हथियार की तरह काम किया है, जो शायद इनके बिना हमेशा के लिए दबे ही रह जाते। तो सीआईसी पारदर्शिता लाती है, जिससे भ्रष्टाचार उजागर होता है। लेकिन एक बार जब भ्रष्टाचार का पता चल जाता है तो केंद्र सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों में इसकी जांच कौन करता है? वो कौन सी संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि दोषी अधिकारियों को सजा मिले? सरकार के भीतर ही भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए एक अलग विजिलेंट आई, एक सतर्क आंख की जरूरत है। वो संस्था कौन है, ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे वॉचडॉग, एक ऐसे प्रहरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिस्टम पर अंदर से नजर रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसे शॉर्ट में सीवीसी भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, पिछली बार हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी पर बात की थी। वो एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, मतलब बाहर से गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाता है। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ बाहर से नजर रखना काफी है? नहीं, सिस्टम के अंदर भी तो कोई होना चाहिए जो चीजों को ठीक रखे। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार की ये इंटरनल पुलिस है कौन? वो कौन है जो गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर बैठकर अंदर ही अंदर सब पर नजर रखता है? और इसका जवाब है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसका काम है सरकारी खातों की, मतलब अकाउंट्स की जांच करना। वो ये देखता है कि पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। लेकिन सीवीसी का काम इससे अलग है। सीवीसी पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे को संभालने वाले ऑफिसर्स की मोरालिटी, उनकी नीयत, उनके कंडक्ट पर नजर रखता है। तो सीएजी पैसे को देख रहा है और सीवीसी पैसे संभालने वाले इंसान को। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी फर्क है। तो चलिए जरा इसकी कहानी में चलते हैं, इसकी हिस्ट्री में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी पावरफुल बॉडी की शुरुआत आप सोच भी नहीं सकते कितनी साधारण थी। इसकी नींव रखी थी संथानम कमेटी ने, जो करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी, और 1964 में ये बन भी गया। लेकिन इसे बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। इसे पार्लियामेंट के किसी कानून से नहीं बनाया गया। इसे बनाया गया सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। मतलब सरकार ने बस एक ऑर्डर पास कर दिया और सीवीसी बन गया। सोचिए, बस एक सरकारी आदेश। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपनी शुरुआत में सीवीसी न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था जैसे इलेक्शन कमीशन, और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे पार्लियामेंट के लॉ से पावर मिलती है। ये तो बस एक सरकारी डिपार्टमेंट जैसा था जिसके पास कोई असली ताकत नहीं थी, कोई दांत नहीं थे। लेकिन फिर सालों बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। साल था 2003, जो सीवीसी के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल इसे मिली असली पावर और असली इंडिपेंडेंस। हुआ ये कि 2003 में पार्लियामेंट ने सीवीसी एक्ट पास कर दिया, और इस एक एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब था कि वो सरकार के रहमो करम पर था, लेकिन अब स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद उसे अपनी पावर सीधे पार्लियामेंट के कानून से मिलने लगी। मतलब अब वो सरकार के कंट्रोल से आजाद था, वो सच में इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ये है इसकी छोटी सी जर्नी। 1964 में एक कमजोर सरकारी आदेश से शुरुआत, और फिर 2003 में पार्लियामेंट से मिला एक जबरदस्त पावर अपग्रेड जिसने इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। ठीक है, सीवीसी अब पावरफुल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर सवाल यह है कि ये इंडिपेंडेंट रहता कैसे है, किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं आता? इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में, इसके डिजाइन में ही छिपा है। इसकी आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने और हटाने का प्रोसेस। देखिए, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक हाई पावर्ड कमिटी की सलाह पर। और इस कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और अब सबसे क्रूशियल पार्ट, रिमूवल। कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, वो भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की ग्राउंड पर। अब जरा इसके पीछे का गहरा लॉजिक समझिए। ये बॉडी सरकार की ही निगरानी करती है, लेकिन सरकार इसे जब चाहे फायर नहीं कर सकती। इसे ही कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कार्यकाल की ये सुरक्षा ही कमिश्नर को वो हिम्मत देती है कि वो बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ भी बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के एक्शन ले सके। और आज की तारीख में इस बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव,
जो भारत के करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। तो अब तक हमने सीवीसी की पावर्स की बात की, लेकिन हर पावर की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि सीवीसी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सीवीसी असल में एक सुपरवाइजर है। इसका काम है करप्शन की शिकायतें लेना, मामलों पर नजर रखना और फिर सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक्शन लेने के लिए कहना। यहां जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि सीवीसी खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, खुद किसी को अरेस्ट नहीं करता। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एक सलाहकार संस्था। तो फिर अगर सीवीसी सिर्फ सलाह देता है, सिर्फ निर्देश देता है, तो सवाल ये उठता है कि असल में एक्शन कौन लेता है, जमीन पर काम कौन करता है। अगर करप्शन का मामला है तो दरवाजा कौन खटखटाता है, हथकड़ी कौन पहनाता है। इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है भारत की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तक, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। वही सीबीआई जिसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरट यानी पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया था? क्या सीबीआई वाकई में स्वतंत्र नहीं है? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। तो चलिए हमारे एंटी करप्शन फ्रेमवर्क पर जो गहरी चर्चा चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने बात की थी उस आंख की जो भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, और आज हम उस हाथ पर फोकस करेंगे जो एक्शन लेता है, जो कार्रवाई करता है। आपको याद ही होगा, पिछले विश्लेषण में हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी को समझा था। सीवीसी मतलब सरकार की वो आंख, एक ऐसी सुपरवाइजरी बॉडी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर पैनी नजर रखती है, देखती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है, एक आंख तो सिर्फ देख सकती है ना? असली सवाल तो ये है कि अरेस्ट कौन करता है? जब कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो एक्शन लेने वाली, जमीन पर उतरकर काम करने वाली एजेंसी आखिर है कौन सी? और बस यही पिक्चर में आती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। ये है इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। भ्रष्टाचार और क्राइम के खिलाफ सरकार की, आप कह सकते हैं, तलवार। बिल्कुल सीधा हिसाब है, जहां सीवीसी की नजर पड़ती है वहां सीबीआई का एक्शन शुरू हो जाता है। तो चलिए अब इसके सबसे कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल पहलू पर आते हैं, और वो है सीबीआई की कानूनी नींव, उसका लीगल फाउंडेशन। इसकी लिमिटेशंस को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, और सच बताऊं इसकी कहानी काफी अनोखी है। यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम सब सोचते हैं कि सीबीआई जैसी पावरफुल एजेंसी पार्लियामेंट के किसी खास कानून से बनी होगी, राइट? लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर एक बहुत पुराने, आज़ादी से भी पहले के कानून से मिलती है, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि सीबीआई को 1963 में किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं, बल्कि सरकार के एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था। और बस यही वो क्रूशियल डिफरेंस है जो हमें समझना है। देखिए, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि सीवीसी, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। उसकी नींव बहुत पक्की होती है क्योंकि उसे पार्लियामेंट एक प्रॉपर एक्ट पास करके बनाती है। समझिए एक मजबूत परमानेंट बिल्डिंग की तरह। और दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसे सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रेजोल्यूशन से बना देती है, और सीबीआई बस इसी दूसरी कैटेगरी में आती है। तो आइए इसको आसान शब्दों में समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से कोई सीबीआई एक्ट कभी बना ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, इसे अपनी पावर्स मिलती हैं डीएसपी एक्ट 1946 से। और पॉइंट नंबर 4, इसे बनाया गया था 1963 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए। बस ये 4 बातें दिमाग में रखनी है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे फेमस हिस्से पर, वो लफ्ज जो सीबीआई के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, केज्ड पैरट। आखिर ये पिंजरे में बंद तोता वाली बात आई कहां से? देखिए, सीबीआई का ये जो यूनिक लीगल स्टेटस है ना, कि वो एक सरकारी ऑर्डर से बनी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। खुद सोचिए, जिस एजेंसी को सरकार एक ऑर्डर से बना सकती है, क्या वो एजेंसी उसी सरकार के खिलाफ बिना किसी दबाव के इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी? बस इसी वजह से उसकी आज़ादी पर, उसकी ऑटोनॉमी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में आखिरकार आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक केज्ड पैरेट है, एक पिंजरे में बंद तोता जो अपने मालिक की आवाज में बोलता है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि सीबीआई सेंटर के इशारों पर नाचती है और उसके पास असली आज़ादी नहीं है। ओके, तो अब जब हमने इसके पीछे का सबसे बड़ा विवाद, इसकी फाउंडेशन को समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि सीबीआई आखिर काम क्या करती है। मतलब डे टू डे ये एजेंसी एक्चुअल में किन किन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। मोटे तौर पे हम सीबीआई के काम को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एंटी करप्शन डिवीजन। जैसा नाम से ही साफ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई से जुड़े रिश्वतखोरी और करप्शन के केसेस देखता है। फिर आता है इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीजन, यानी बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स, बैंक फ्रॉड्स, ये सब इसके अंडर आते हैं। और तीसरा है स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, जो टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम और दूसरे जो बहुत सेंसिटिव नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं उनकी जांच करता है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और यहां हम सीबीआई को वापस सीवीसी से जोड़ेंगे और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठाएंगे जो हमें हमारे अगले टॉपिक तक ले जाएगा। तो सीबीआई पर ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आरोप लगते रहते हैं, उससे डील करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। सीवीसी को करप्शन केसेस में सीबीआई के ऊपर सुपरिंटेंडेंस यानी निगाहबानी का अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर कोई केस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो सिर्फ सरकार को जवाबदेह नहीं है, उसे सीवीसी को भी रिपोर्ट करना होता है। एक तरह का चेक एंड बैलेंस, ताकि पावर का अकेले इस्तेमाल ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीवीसी की निगरानी है, ठीक है, पर वो कौन लोग हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सरकार की परमिशन के बिना कर ही नहीं सकती? सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बहुत बड़ी खामी थी। तो आखिर ये बड़ी मछलियां हैं कौन? क्या सीबीआई प्राइम मिनिस्टर की जांच कर सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, या दूसरे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स की? हमेशा से यही होता आया है कि इन हाई लेवल पोजीशंस पर बैठे लोगों की जांच के लिए सीबीआई को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही सबसे पावरफुल लोगों को हाथ नहीं लगा सकती, तो फिर करप्शन से लड़ाई कैसे जीती जाएगी? इसी सवाल के जवाब में एक नई और भी ज्यादा पावरफुल बॉडी का आइडिया सामने आया, एक ओमनी ऑम्बड्समैन। एक ऐसी संस्था जिसे किसी सरकार से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, जो सीधे टॉप ऑफिशियल्स की जांच कर सके। और उस संस्था का नाम है द लोकपाल, और इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। जरूर देखिएगा। नमस्कार। हमारे पिछले विश्लेषण में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुके थे और वो सवाल था जवाबदेही का। तो चलिए शासन की इसी सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या से अपनी बात शुरू करते हैं। सवाल ये है कि हु इन्वेस्टिगेट्स द इन्वेस्टिगेटर्स, यानी जो जांच कर रहे हैं उनकी जांच आखिर कौन करेगा? आपको सीबीआई की केज्ड पैरट वाली समस्या तो याद ही होगी, है ना? मतलब पिंजरे में बंद तोता। जरा सोचिए, एक तोता जिसे उसके मालिक ने ही सब कुछ सिखाया हो, क्या वो कभी अपने मालिक के ही खिलाफ कुछ बोल पाएगा? नहीं। सीबीआई का भी कुछ यही हाल है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होने के नाते सीबीआई के लिए उसी सरकार की जांच करना लगभग नामुमकिन हो जाता है जो उसे कंट्रोल करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए भारत को एक पूरी तरह से स्वतंत्र सुपर वॉचडॉग की जरूरत थी। एक ऐसी संस्था जो सरकार के किसी भी असर से एकदम आजाद हो और जिसे बिना किसी से पूछे हाईएस्ट लेवल पर भ्रष्टाचार की जांच करने की पूरी ताकत हो। देखिए, दुनिया भर में इस कॉन्सेप्ट को ओम्बड्समैन कहा जाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का पब्लिक रेफरी है जिसके पास कोई भी आम नागरिक सरकारी दफ्तरों या अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। और भारत ने एक ऐतिहासिक कानून बनाकर इसका अपना एक वर्जन तैयार किया, और वो कानून था द लोकपाल एंड लोकायुक्तस एक्ट ऑफ 2013। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये भारत के एंटी करप्शन सिस्टम में एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव थी, जिसने इस नई सुपर वॉचडॉग संस्था की पूरी रूपरेखा तैयार की। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सुपर वॉचडॉग आखिर काम करता कैसे है। चलिए इसके डुअल स्ट्रक्चर यानी इसकी दोहरी संरचना को अच्छे से समझते हैं। इस कानून ने एक 2 टियर सिस्टम बनाया।
केंद्र सरकार के लिए है लोकपाल और हर राज्य के लिए है एक लोकायुक्त। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरे देश का एक बड़ा गार्डियन है लोकपाल और हर राज्य का अपना एक लोकल गार्डियन है लोकायुक्त। यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि संसद में बाकायदा एक कानून पास करके यानी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया है। और यही चीज इसे सीबीआई जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज से कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी और पावर देती है, क्योंकि सरकार इसे अपनी मर्जी से जब चाहे तब खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो इतनी शक्तिशाली संस्था में होता कौन कौन है? इसकी जो बनावट है, मतलब कॉम्पोजिशन, वो बहुत ही यूनिक है। इसीलिए इसे अ बेंच ऑफ बैलेंस कहना बिल्कुल सही होगा। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी इसलिए बनाया गया है ताकि सारी ताकत किसी एक इंसान के हाथ में न रहें और सभी फैसले कलेक्टिव विजडम यानी सबकी सूझबूझ से लिए जाएं। और यहीं पर आता है इसका पहला 50% का रूल। इसके ठीक आधे सदस्य यानी पूरे 50% जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जजेस रहे हों ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में कानूनी समझ और लीगल एक्सपर्टीज की कोई कमी न रहे। और दूसरा, उतना ही जरूरी 50% का रूल सोशल इंक्लूजन को पक्का करता है। इसके हिसाब से कम 50% सदस्य इन वर्गों से आने ही चाहिए: शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और महिलाएं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत डीप लॉजिक है। लोकपाल एक्ट अपनी मेंबरशिप के अंदर ही एफर्मेटिव एक्शन को जरूरी बनाता है। ये चीज इसे भारत की बाकी संस्थाओं से बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि जो संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है वो पूरे देश की सोशल रियलिटी को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि उसे रिप्रेजेंट भी करे। तो फिर इतने पावरफुल और डाइवर्स निकाय का लीडरशिप आखिर कौन कर सकता है? जाहिर सी बात है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं वो भी बहुत ऊंचे स्तर की हैं। चलिए एक नज़र इसकी लीडरशिप टाइमलाइन पर डालते हैं। लोकपाल के सबसे पहले चेयरपर्सन थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और अभी जो करंट चेयरपर्सन है वो हैं जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस रह चुके हैं। चेयरपर्सन बनने के लिए जो क्राइटेरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। वो या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई ऐसे एमिनेंट पर्सन जिनकी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी हो और जिन्हें रेलेवेंट फील्ड्स में कम से कम 25 साल का अनुभव हो। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि लोकपाल का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिस पर पूरा देश आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो हमने वॉचडॉग्स के बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ पुलिसिंग करना नहीं होता। तो चलिए अब गवर्नेंस की बड़ी तस्वीर में अगला कदम देखते हैं, फ्रॉम वॉचडॉग्स टू थिंक टैंक्स। मतलब अब हमारे पास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए वॉचडॉग्स की एक पूरी आर्मी है। सीबीआई, सीवीसी और अब लोकपाल, ये सभी मिलकर सिस्टम को पुलिस करने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, गवर्नेंस का मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है फ्यूचर को बिल्ड करना, देश के लिए डैम्स बनाना, स्कूल्स बनाना, सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग करना। ये रिएक्टिव होने के बारे में नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होने के बारे में है। कई दशकों तक भारत में ये काम प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था, जो सोवियत स्टाइल 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। लेकिन 2015 में इस ओल्ड मॉडल की जगह एक नए मॉडर्न थिंक टैंक ने ले ली। एक ऐसा थिंक टैंक जो न्यू इंडिया की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। ये कमांड एंड कंट्रोल वाले मॉडल से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो क्या न्यू इंडिया के इस थिंक टैंक से मिलने के लिए सब तैयार हैं? हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी इंस्टीट्यूशन यानी नीति आयोग को एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं वहां। चलिए भारत की प्रमुख संस्थाओं पर हमारी सीरीज में वापस लौटते हैं। पिछले कुछ हिस्सों में हमने एनफोर्समेंट यानी कानून लागू करने वाली संस्थाओं पर बात की थी, लेकिन आज हम गियर बदल रहे हैं और अपना फोकस क्रिएशन यानी राष्ट्र निर्माण पर ला रहे हैं। अब तक हमने सीबीआई जैसी संस्थाओं को समझा, जिनका काम है, कह सकते हैं, सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ना।
लेकिन आज हम बात करेंगे उन संस्थाओं की जो देश की नींव बनाती हैं, जो भविष्य का नक्शा तैयार करती हैं। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, क्योंकि देखिए, कोई भी देश सिर्फ नियम लागू करके महान नहीं बनता, बल्कि एक मजबूत भविष्य की नींव रखकर बनता है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कमांड से कोऑपरेशन तक का ये सफर कैसा रहा, फिर नीति आयोग आखिर है क्या, तीसरा इसका जो टीम इंडिया स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, चौथा इसके टॉप पर कौन लोग हैं, पांचवा ये पूरे देश का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करता है, और आखिर में इकोनॉमिक्स से आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम समझेंगे उस बुनियादी बदलाव को, उस ग्रेट शिफ्ट को जिसने भारत में प्लानिंग का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, 65 सालों तक प्लानिंग कमीशन ने भारत का आर्थिक रास्ता तय किया, और ये काम होता था एक टॉप डाउन मॉडल से। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि दिल्ली में कुछ अधिकारी बैठकर ये तय करते थे कि मान लीजिए केरल के किसी गांव को या बिहार के किसी जिले को क्या चाहिए, उन्हें स्कूल के लिए कितना पैसा मिलेगा। अब हो सकता है उस गांव को स्कूल से ज्यादा एक अस्पताल की जरूरत हो, लेकिन फैसला तो ऊपर से होता था। राज्यों की अपनी जरूरतों, उनकी प्राथमिकताओं को अक्सर सुना ही नहीं जाता था। ये स्लाइड पुराने और नए के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। प्लानिंग कमीशन का मॉडल था टॉप डाउन कमांड, मतलब ऊपर से आदेश आता था। वहीं नीति आयोग का मॉडल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य अब बॉस और एम्प्लॉय नहीं, बल्कि बराबर के पार्टनर्स हैं। दूसरा फर्क, प्लानिंग कमीशन का रोल था एलोकेट फंड्स, पैसा बांटना, जबकि नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, एक सलाहकार संस्था जो सिर्फ नीतियां बनाने में मदद करती है, पैसा नहीं देती। और इससे जुड़ा है तीसरा पॉइंट, स्टेट रोल। पहले राज्य सिर्फ रिसिपिएंट्स थे जिन्हें पैसा मिलता था, अब वो इक्वल पार्टनर्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये नीति आयोग है क्या और ये काम कैसे करता है। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान। और देखिए, इसका नाम ही इसका मकसद बता देता है, सिर्फ योजना बनाना नहीं, बल्कि देश में एक असल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे सरकार के एक आदेश से, एक कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनाया गया है, ना कि संसद में कोई कानून पास करके। और इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और सरकार के सबसे बड़े पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पर काम करना। तो कुछ बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसने जगह ली प्लानिंग कमीशन की। जैसा हमने अभी बात की, इसका स्टेटस है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जिसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव से बनाया गया है, किसी संसदीय कानून या संविधान के प्रावधान से नहीं। ये याद रखिएगा। इसका जो प्राइमरी रोल है वो है एक एडवाइजरी थिंक टैंक का। और सबसे जरूरी बात जो इसे प्लानिंग कमीशन से बिल्कुल अलग करती है, इसके पास फंड्स बांटने की कोई पावर नहीं है। नो पावर टू एलोकेट फंड्स। ये एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग बदलाव है, क्योंकि अब पैसे का बंटवारा सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो ये जो सहयोग का, कोऑपरेशन का नया आइडिया है, ये जमीन पर काम कैसे करता है, इसकी बनावट कैसी है जो सारे राज्यों को एक साथ लेकर आती है। चलिए इसकी संरचना को देखते हैं। नीति आयोग का जो ये सहयोगी तरीका है ना, उसकी जड़ है इसकी गवर्निंग काउंसिल में। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां टीम इंडिया वाली बात सच में देखने को मिलती है। तो इस गवर्निंग काउंसिल में होता कौन कौन है, जरा देखिए। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनके मुख्यमंत्री भी होते हैं। और बाकी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी इसका हिस्सा हैं। और इस पूरी पावरफुल काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? खुद प्रधानमंत्री। ये जो बनावट है, ये पक्का करती है कि देश के हर कोने की आवाज देश की पॉलिसी बनाने वाली सबसे ऊंची टेबल तक पहुंचे। अब ये जो कोट है, ये पावर के डायनामिक्स में आए बदलाव को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पुराने प्लानिंग कमीशन के जमाने में मुख्यमंत्री अक्सर दिल्ली आते थे फंड की गुहार लगाने, एक तरह से विजिटर्स की तरह। लेकिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में वो प्रधानमंत्री के साथ बराबर की हैसियत से मेज पर बैठते हैं और पॉलिसी डिजाइन करते हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चेंज नहीं है, ये सम्मान और साझेदारी का एक बहुत बड़ा संकेत है। चलिए अब एक नज़र उन चेहरों पर डालते हैं जो इस संस्था को चलाते हैं। ये नाम याद रखना जरूरी है,
क्योंकि यही लोग देश की नीतिगत दिशा को आकार देते हैं। तो इसके लीडरशिप स्ट्रक्चर को देखिए। जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये पद एक्स ऑफिशियो है, मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन हैं सुमन के बेरी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। और जो सीईओ हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो है BVR सुब्रमण्यम। ये तीनों ही इस संस्था के रोज के कामकाज और इसकी स्ट्रेटेजिक दिशा को संभालते हैं। तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर नीति आयोग फंड नहीं देता तो फिर ये बदलाव लाता कैसे है? इसका टूल क्या है? चलिए देखते हैं। इसका जवाब है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, कम्पेटिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। नीति आयोग क्या करता है? ये राज्यों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करता है, और इससे होता यह है कि राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। जब राज्यों को ये पता चलता है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य या इनोवेशन जैसे मामलों में दूसरे राज्यों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, तो जाहिर है वो बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। और ये रैंकिंग होती है इन पब्लिकेशंस और इंडिसेस के जरिए। जैसे एक है SDG इंडिया इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर राज्यों की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। दूसरा है नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई पैमानों पर नापता है। और तीसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो बताता है कि कौन सा राज्य इनोवेशन के लिए कितना अच्छा माहौल दे रहा है। तो एक तरह से ये इंडेक्स पूरे देश के लिए एक रिपोर्ट कार्ड का काम करते हैं। तो हमने आर्थिक योजनाकार की तो बात कर ली, लेकिन कोई भी देश सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था से तो नहीं बनता। समाज को भी आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत होती है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब आर्थिक प्लानिंग का काम नीति आयोग देख रहा है, तो हमारे जो 150 साल पुराने कानून हैं, उनमें सुधार कौन करेगा? सामाजिक न्याय के लिए कौन लड़ेगा? आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों की बात कौन करेगा? इन सवालों के जवाब हमें भारत की कुछ और बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं की ओर ले जाते हैं, और उन्हीं की चर्चा हम अपने अगले हिस्से में करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश के कानून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना असर डालते हैं, वो आखिर समय के साथ बदलते कैसे हैं? आज हम उन संस्थाओं की दुनिया में चलेंगे जो इसी जरूरी काम को अंजाम देती हैं। पिछले कुछ विश्लेषणों में हमने यूपीएससी और नीति आयोग जैसे निकायों पर बात की थी। ये वो संस्थाएं हैं जो देश का प्रशासन और योजना संभालती हैं। कह सकते हैं कि ये देश का हार्डवेयर चलाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर हम आज भी 100 साल पुराने ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे होते? जब नियम ही पुराने हो जाएं, तब एक बदलता हुआ समाज खुद को अडैप्ट कैसे करता है? और यहीं पर जरूरत पड़ती है देश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन या कंप्यूटर को अपडेट करते हैं, देश के कानूनों और सामाजिक ढांचों को भी समय पर अपडेट करना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज ऐसे ही दो बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम अपडेटर्स को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संस्था की जो हमारे देश के कानूनी ढांचे की मजबूत नींव रखने और उससे वक्त के साथ बेहतर बनाने का काम करती है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का विधि आयोग। ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि इस कमीशन की जड़ें आज़ादी से भी बहुत पहले 1834 तक जाती हैं। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में बने इसी पहले कमीशन ने हमें इंडियन पीनल कोड यानी IPC दिया था, और आज़ाद भारत का पहला लॉ कमीशन बना 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे MC सेटलवार्ड, जो उस वक्त भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। तो ये लॉ कमीशन असल में है क्या? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब सवाल उठता है कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? इसको ऐसे समझिए कि सरकार किसी खास काम के लिए एक टेम्पररी टीम बनाती है। ये टीम एक तय समय के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए काम करती है और फिर भंग हो जाती है। इसे ना तो हमारा संविधान बनाता है और ना ही संसद का कोई कानून, बल्कि सिर्फ सरकार का एक आदेश। तो जैसा हमने अभी समझा, लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका मुख्य काम है सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह देना। ये पुराने पड़ चुके कानूनों को स्टडी करती है और उन्हें हटाने या उनकी जगह नए बेहतर कानून बनाने का सुझाव देती है। मतलब इसकी भूमिका एक विशेषज्ञ सलाहकार की है। विधि आयोग जहां आम कानूनी सुधारों पर फोकस करता है, वहीं कुछ खास क्षेत्रों के लिए खास निकायों की जरूरत पड़ती है। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। 50% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये एनसीडब्ल्यू की जबरदस्त जिम्मेदारी को दिखाता है। ये आयोग देश की लगभग आधी आबादी के अधिकारों की रक्षा और उनके एम्पावरमेंट के लिए ही बनाया गया है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसे संसद के एक कानून द्वारा बनाया गया है, जो इसे खास दर्जा और स्थायी शक्तियां देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल उठता है। लॉ कमीशन एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जबकि एनसीडब्ल्यू एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। भाई ऐसा क्यों है? ये अंतर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये राज्य की जिम्मेदारियों के बारे में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को दिखाता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट नहीं है जिसे कुछ सालों में पूरा कर दिया जाए। नहीं, ये राज्य की एक लगातार चलने वाली नॉन नेगोशिएबल जिम्मेदारी है, और इसीलिए इसे एक स्थायी कानूनी रूप से मजबूत संस्था की जरूरत है, न कि सिर्फ एक टेम्पररी सलाहकार ग्रुप की। तो चलिए इस जरूरी अंतर को, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी को ऐसे समझिए जैसे संसद एक कानून बनाकर एक स्थायी संस्था बनाती है। इस संस्था की शक्तियां, इसके काम और इसका ढांचा सब कुछ उसी कानून में लिखा होता है। यही चीज इसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थायित्व और अधिकार देती है, जैसे सेबी या आरबीआई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज ही हैं। और ये टेबल इन दोनों निकायों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, लॉ कमीशन एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सरकारी आदेश से बनती है और आम कानूनी सुधार पर सलाह देती है। वहीं एनसीडब्ल्यू एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो संसद के कानून से बनी है और जेंडर जस्टिस के खास क्षेत्र में एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक भूमिका निभाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में ये अदालत की तरह सबूत इकट्ठा कर सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती है। तो लॉ कमीशन और एनसीडब्ल्यू जैसी संस्थाओं की मदद से कानून तो अपडेट हो जाते हैं, लेकिन इससे सिस्टम में एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। बेहतर कानूनों के बावजूद हमारे देश में लाखों केस पेंडिंग हैं। मतलब साफ है, हमारी अदालतें मुकदमों के बोझ तले दबी हुई हैं और समय पर न्याय देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और हम सब जानते हैं कि देर से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। तो सवाल ये है कि जब हमारी पारंपरिक अदालतें धीमी पड़ जाती हैं तो न्याय का पहिया कैसे घूमता है? क्या इसका कोई और रास्ता है? यही सवाल हमें हमारे अगले विश्लेषण की ओर ले जाता है, जहां हम ट्रिब्यूनल्स की दुनिया में उतरेंगे। ये वो खास फास्ट ट्रैक अदालतें हैं जो इसी समस्या को हल करने के लिए बनाई गई हैं। बने रहिए। नमस्कार। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने भारतीय शासन की पूरी मशीनरी को, आप जानते हैं, एक एक करके समझा है। हमने संविधान की नींव से शुरू किया, फिर संवैधानिक और वैधानिक निकायों के मजबूत पिलर खड़े किए और उनके ऊपर सेफ्टी नेट भी बिछाए। आज हम उस शानदार आर्किटेक्चर, उस ब्लूप्रिंट का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस आखिरी हिस्से की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बहुत सीधा है, एक शब्द में, स्पीड। देखिए, भारत की जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो अपने बैकलॉग के लिए, मतलब लंबित मामलों के पहाड़ के लिए जानी जाती हैं। इंसाफ मिलने में साल, कई बार तो दशक निकल जाते हैं। और बस यहीं पर तस्वीर में आते हैं ट्राइब्यूनल्स। ये एक खास तरह के रिव्यू मैकेनिज्म हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए बनाया गया है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया हो या कोई फैक्ट्री नदी में जहर घोल रही हो, तो क्या वो 15 साल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना लंबा इंतजार तो अपने आप में ही सजा बन जाता है और न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसी समस्या से निपटने के लिए हमारी संसद ने ट्रिब्यूनल्स बनाए। इन्हें क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये काम तो कोर्ट की तरह ही करते हैं, पर कुछ बड़े फर्क हैं। पहला, ये फैसले बहुत तेजी से देते हैं। दूसरा, इनकी प्रक्रिया थोड़ी कम फॉर्मल होती है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इनमें सिर्फ जज नहीं होते बल्कि उस खास फील्ड के एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। चलिए अब कुछ सबसे जरूरी ट्रिब्यूनल्स को देखते हैं जो सरकार और कॉर्पोरेट दुनिया के अंदरूनी मामलों को संभालते हैं। इन्हें समझने के लिए हम गार्डियन और अंपायर भी कह सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस गार्डियन की, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम शॉर्ट में कैट कहते हैं। देखिए, जब सरकार खुद एक एम्प्लॉयर हो, मतलब लाखों लोगों को नौकरी देती हो, तो जाहिर है कि विवाद भी होंगे। कैट को बस इसीलिए बनाया गया है। तो ये जो कैट है ये 1985 में बनाया गया था। इसका जो जुरिस्डिक्शन है, यानी इसका दायरा, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के सर्विस डिस्प्यूट्स तक ही है। जैसे प्रमोशन में कोई दिक्कत आ गई, ट्रांसफर का मसला है, या किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, ये सारे मामले कैट सुलझाता है। और इसके पीछे की सोच, जो कोर लॉजिक है, बहुत साफ है। वो ये कि सरकार के जो अंदरूनी प्रशासनिक मामले हैं वो हमारी मेन जुडिशियल सिस्टम को जाम ना कर दें, ताकि हमारी अदालतें ज्यादा बड़े, ज्यादा गंभीर मामलों पर अपना ध्यान लगा सकें। अच्छा, अब आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया के अंपायर पर, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसे NCLT कहते हैं। भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर कितना विशाल है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होती हैं या उनमें आपस में कोई झगड़ा होता है, तो हमें ऐसे समाधान की जरूरत पड़ती है जो तेज हो और अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए। NCLT असल में एक काफी नया निकाय है, 2016 में बना। इसका जुरिस्डिक्शन, यानी इसका काम है कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन, और रीस्ट्रक्चरिंग के मामलों को देखना। ये कॉर्पोरेट लड़ाइयों को तो सुलझाता ही है, पर इसका सबसे बड़ा काम है IBC कोड के तहत मामलों को हैंडल करना। IBC कोड मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तय करता है कि कंपनियों का पैसा फंसा न रह जाए और इकोनॉमी का पहिया घूमता रहे। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्राइब्यूनल की जो पर्यावरण के मामले में दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक माना जाता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या NGT। आप इसे एक तरह की ग्रीन कोड भी समझ सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी साल 2010 में NGT एक्ट के जरिए। तो ये एक बिल्कुल मॉडर्न बॉडी है, जिसे आज के दौर की जो पर्यावरण से जुड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए ही बनाया गया है। NGT का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल और कंजर्वेशन सब कुछ आता है। इसका सबसे मुख्य काम है पर्यावरण को हुए नुकसान से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करना, और ये सब एक मूल सिद्धांत पर काम करता है, एनवायरनमेंटल जस्टिस, यानी पर्यावरणीय न्याय को सुनिश्चित करना। मतलब ये इस सोच पर आधारित है कि हर नागरिक को एक साफ और स्वस्थ माहौल में रहने का मौलिक अधिकार है, और NGT इसी अधिकार का रक्षक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में लगभग हर बड़े और जटिल सेक्टर के लिए खास ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। आइए कुछ और अहम उदाहरणों पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ इस स्लाइड पर आप कुछ और स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स देख सकते हैं। सबसे पहले है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल या ITAT। ये 1941 में बना था, मतलब ये भारत का सबसे पुराना ट्रिब्यूनल है। ये डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को देखता है। फिर है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी AFT, जो 2007 में बना। ये हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सर्विस से जुड़े विवादों को हैंडल करता है। और आखिर में सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल या SAT, जो कैपिटल मार्केट्स मतलब शेयर बाजार में SEBI के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनता है। अब बात एक ऐसे ट्राइब्यूनल की जिसकी असली ताकत उसके अंतिम फैसले में है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल यानी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण। भारत जैसे देश में जहां एक ही नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, वहां पानी को लेकर झगड़ा होना बहुत आम बात है। जैसे हमने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर लंबा विवाद देखा है। इस ट्रिब्यूनल की स्थापना 1956 में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत हुई थी। इसका काम है राज्यों के बीच नदी के पानी के इस्तेमाल और बंटवारे से जुड़े विवादों को सुलझाना। पर इसका जो सबसे खास और जरूरी पहलू है वो ये है कि इसके फैसले एक बार मंजूर होने के बाद बाइंडिंग और फाइनल होते हैं, मतलब वो बाध्यकारी और अंतिम होते हैं। उनके खिलाफ आप किसी सामान्य कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, और यही बात इसे एक अनोखी ताकत देती है। और इसी के साथ हम इस पजल का आखिरी टुकड़ा सही जगह पर रख रहे हैं। हमने भारतीय शासन प्रणाली के पूरे आर्किटेक्चर को अब समझ लिया है। एक तरह से ये हमारी इस पूरी सीरीज का समापन है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये हमारी पूरी यात्रा का सार है। हमने शुरुआत की थी द सोर्स से, यानी हमारे संविधान से। फिर हमने खड़े किए द पिलर्स, याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे ECI और UPSC। उसके बाद हमने बुने द सेफ्टी नेट्स, जो थे सोशल जस्टिस कमीशंस। फिर हमने तैनात किए द वॉचडॉग्स, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे NHRC और CVC। और आज हमने इस पूरे ब्लूप्रिंट को पूरा कर दिया है, इसका आखिरी हिस्सा जोड़कर द रिव्यू मैकेनिज्म,
यानी कि ट्राइब्यूनल्स। तो आर्किटेक्चर अब पूरा हो चुका है, हमारे पास संवैधानिक और गैर संवैधानिक हर तरह की संस्थाओं की एक गहरी समझ है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि कागज पर बनाया गया ये इतना शानदार डिजाइन असल दुनिया में जमीन पर कितना अच्छा काम करता है। खैर, इस सवाल का जवाब हम अपनी आने वाली चर्चाओं में तलाशेंगे।